आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं C3 कन्वर्टेज, C5 कन्वर्टेज एंड मैक के फॉर्मेशन के बारे में। ये लेक्चर नंबर 18 है। इससे पहले जो है टोटल 17 लेक्चर जा चुके हैं, तो मेक श्योर आपने उनको देख लिया हो। ओके, अब एक जनरल बेसिस पे देखा जाए कि ये जो C3 कन्वर्टेज है, C5 एज वेल एज मैक, इनका फॉर्मेशन हम अलग से क्यों डील कर रहे हैं, क्योंकि अगर मैं इसको लेक्चर के साथ इंक्लूड करूंगी तो इनका जो कंसेप्ट होता है वो थोड़ा सा अलग चलने लगता है। इनके फॉर्मेशन का कंसेप्ट, मैक के फॉर्मेशन का कंसेप्ट भी अलग चलने लगता है। तो मैं चाहती हूँ कि हम इस पर्टिकुलर प्रोसेस को थोड़ा सा बेसिक वर्जन बेसिस पे डिस्कस करें। नेक्स्ट वीडियो में मैं क्लासिकल पाथवे के बारे में डिस्कस करूंगी। वहां पर आप देखोगे कि ये जो कन्वर्टेज का मैं नाम ले रही हूँ उनका फॉर्मेशन होता है, मैक का भी फॉर्मेशन होता है, लेकिन वहां पर हम बहुत डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे कि ये कैसे फॉर्मेशन होता है, क्योंकि हम इस वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो ये जो एक चैप्टर है जो आज हम कवर कर रहे हैं वो आपका बेसिक भी डील करेगा, लेकिन ये बेसिक मदद करेगा आपको एडवांस लेवल के साथ कनेक्ट करने में। सो लेट्स प्रोसीड। लास्ट वीडियो में हमने ये देखा था कि जो कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स होती हैं, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स मेनली किस फॉर्म में पाई जाती हैं। उन्हें हमने कहा था कि इन जनरल जब हमारी बॉडी में कोई भी इंफेक्शन नहीं होता है तो ये प्रोटीन्स मेनली इनएक्टिव फॉर्म में पाई जाती हैं। इनएक्टिव फॉर्म को हम कभी कभी जाइमोजेंस का भी नाम देते हैं। जब भी हमारी बॉडी में इन्फेक्शन नहीं है, ये प्रोटीन्स प्रेजेंट जरूर रहती हैं, बिकॉज दीज आर दी सीरम प्रोटीन्स, सीरम में पाई जाएंगी, तो ये प्रेजेंट जरूर रहेंगी लेकिन इनएक्टिव फॉर्म में। अब ये इनएक्टिव फॉर्म क्या होता है, अगर मान लीजिए ये कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन है, ठीक है, अगर मैं इसको ड्रॉ करती हूँ, सपोज कीजिए दिस इज अ कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन। अब इस कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन का नाम कुछ भी हो सकता है, इसके पास इसका ए सेगमेंट है एंड बी सेगमेंट है। जब तक ये दोनों सेगमेंट या सब यूनिट एक साथ रहेगा, ये कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन का इनएक्टिव फॉर्म कहलाएगा। लेकिन मान लेते हैं बॉडी में जो है किसी टाइप का पैथोजन अटैक हो गया है, ठीक है, अब इस पैथोजन अटैक के कारण क्या किया जाएगा, इनको रिक्रूट किया जाएगा, मतलब कि कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स को एक्टिवेट किया जाएगा। इनको एक्टिवेट करने के तरीके अलग अलग हैं। जब हम जो भी पाथवे डिस्कस करेंगे उसके साथ हम इनके एक्टिवेशन के बारे में बात करेंगे। लेकिन पैथोजन से इनकाउंटर करते ही क्या हो जाता है कि जो ए सब यूनिट है ये अलग हो जाता है और बी सब यूनिट ये अलग हो जाता है, इस तरीके से करके। ठीक है, इन जनरल हमने क्या देखा था, इन जनरल हमने ये देखा था कि जो बी सब यूनिट है ये मेनली रिस्पॉन्स के टाइम काम करता है। इन जनरल हमने देखा था कि C1 से लेकर C9 तक प्रोटीन्स देखी जाती हैं कॉम्प्लीमेंट की, जिनमें से हमने मोस्ट ऑफ दी कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स को देखा था कि वो ए और बी फ्रेगमेंट में ब्रेक होने के बाद काम करते हैं। क्योंकि नॉर्मली क्या होता है, ये कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स एक ढंग से प्रोटीन्स हैं, लेकिन ये अपनी एक्टिविटी को तब एक ढंग से शो करती हैं जब इनका क्लीवेज होता है। तो C2 आपने देखा था एक्सेप्ट C2, ठीक है, एक्सेप्ट C2, जिसका कि एकदम ही यूनिक सा फंक्शन है, क्योंकि उसका ए सब यूनिट क्या है, लार्ज है, एंड उसका बी सब यूनिट स्मॉल है। ठीक है, तो पाथवे में जो पार्टिसिपेट करता है वो ये वाला पार्टिसिपेट करता है, ए सब यूनिट। साथ ही साथ हमने ये भी देखा था कि कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स को लिखते कैसे हैं। तो ये आई होप क्लियर हो गया होगा कि कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स जरूरी नहीं है कि तभी इनका प्रोडक्शन होता है जब बॉडी में पैथोजन अटैक किए हों। इनका प्रोडक्शन पहले से भी हो रखा होता है बॉडी में, लेकिन ये एक्टिव फॉर्म में सर्कुलेट नहीं करती हैं। ये जाइमोजन फॉर्म में रहती हैं, जो कि इनएक्टिव फॉर्म होता है, और ये एक्टिवेट तभी होती हैं जब बॉडी में पैथोजन अटैक करता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं पाथवे के बारे में, तभी हम C3 C5 के बारे में समझ पाएंगे, मैक के बारे में समझ पाएंगे। तो देखिए, हमने इन जनरल देखा था कि टोटल जो कॉम्प्लीमेंट पाथवे है वो 3 टाइप से डिफाइन हो सकता है। सबसे पहला है क्लासिकल पाथवे, दूसरा है लेक्टिन पाथवे, एंड तीसरा है अल्टरनेटिव पाथवे। ठीक है, अब इन पाथवे की खासियत क्या है कि ये तीनों के तीनों पाथवे जब इनिशिएट होते हैं, ठीक है, इनका जब इनिशिएशन होता है, मान लेते हैं इनिशिएशन का मतलब क्या होता है, इनका जब एक्टिवेशन हो रहा है, तो जो इनिशिएशन होता है वो डिफरेंट होता है। ठीक है, वी कॉल इट दैट द इनिशिएशन प्रोसेस और द एक्टिवेशन प्रोसेस इज एंटायरली डिफरेंट फॉर ऑल दीज 3 पाथवे। तीनों पाथवे का जो इनिशिएशन होगा वो डिफरेंट होगा, याद रखिएगा। लेकिन जो कॉमन चीज इनके अंदर पाई जाएगी, ये तो डिफरेंस की बात कर रहे हैं, लेकिन एक कॉमन चीज जो पाई जाएगी, जो सबसे ज्यादा कॉमन होगा, वो होगा 2 चीज। कौन सा? पहला कॉमन चीज है
कि तीनों ही पाथवे में C3 कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स प्रेजेंट रहेगा। तीनों कॉम्प्लीमेंट पाथवे में C3 प्रोटीन इज गोइंग टू एक्ट, यानी कॉम्प्लीमेंट 3 प्रोटीन ये काम करेगा, ये कॉमन रहेगा तीनों के तीनों पाथवे में। और दूसरी जो कॉमन चीज है वो होगा मैक का फॉर्मेशन। मैक फॉर्मेशन, मैक के बारे में भी बताऊंगी। मैक का फुल फॉर्म होता है मेम्ब्रेन अटैकिंग कॉम्प्लेक्स। तो इसका फॉर्मेशन एज वेल एज C3 प्रोटीन का पार्टिसिपेशन, ये दो कॉमन चीज है। और जो सबसे डिफरेंट चीज है कि शुरुआत जब होती है ये तीनों पाथवे की, तो तीनों पाथवे अलग अलग तरीके से स्टार्ट होते हैं, ठीक है। जो इनका स्टार्टिंग मैकेनिज्म है, जिसे हम बोलते हैं इनिशिएटिंग मैकेनिज्म और एक्टिवेशन मैकेनिज्म, वो काफी ज्यादा डिफरेंट है। तीनों एक ही तरीके से मेनली एक्टिवेट नहीं होते हैं, लेकिन इन बिटवीन या थ्रू आउट द पाथवे एक कॉमन प्रोटीन को वो एक्टिवेट करते हैं, वो होता है C3 प्रोटीन। एज वेल एज मैक का फॉर्मेशन तीनों ही पाथवे में देखने को मिलेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जब हम पढ़ेंगे CSIR भी इस पे क्वेश्चन पूछ चुका है कि कौन सी चीज तीनों पाथवे में कॉमन देखी जाती है। तो मैं उम्मीद करती हूँ ये कंसेप्ट आपका डन हो गया होगा। नाउ वी कैन सी कि व्हाट इज C3 कन्वर्टेज, ठीक है। ये जो हमने कहा था What is C3 convertase as well as C5 convertase। ये C3 convertase क्या होता है? सबसे पहले नाम से पता चल रहा है कि इट इज द टाइप ऑफ एंजाइम, ठीक है। ये किस टाइप का एंजाइम होता है? ये एक ऐसा एंजाइम होता है जो कि C3 को क्लीव करता है। जैसे कि आपको पता है C3 के कितने फ्रेगमेंट्स होते हैं। अगर C3 की बात की जाए तो इसका भी जो है एक A फ्रेगमेंट होता है, ठीक है, और एक B फ्रेगमेंट होता है। इस तरीके से ये क्या कहलाता है? अगर हम इसको नाम देते हैं इट इज C3, तो ये कुछ फ्रेगमेंट्स ऐसे होते हैं। लेकिन अगर इसको एक्टिवेट करना, मतलब कि अगर ये C3 पार्टिसिपेट करना चाहता है पाथवे में, तो क्या करना पड़ेगा? इसको एक स्मॉलर कंपोनेंट में ब्रेक होना होगा, जिसे हम बोलेंगे C3A, ठीक है, और एक लार्जर कंपोनेंट में ये ब्रेक होगा, जिसे हम बोलेंगे C3B, ठीक है। ये मैंने लार्जर कंपोनेंट बना दिया। लेकिन बात आती है कि इसको तोड़ेगा कौन, यानी इसका क्लीवेज के पीछे का रीजन कौन होगा? तो इसके क्लीवेज के पीछे का जो रीजन है वही होता है C3 कन्वर्टेज। C3 कन्वर्टेज एंजाइम, नाम देख रहे हैं, इसके नाम से इसका काम का पता चल रहा है, यानी ऐसा कन्वर्टेज एंजाइम जो कि C3 बनाना जानता हो। तो C3 कन्वर्टेज का काम होता है C3 को ब्रेक करना C3A एंड C3B में। और उसके बाद C3B क्या करेगा? ये पाथवे में एंटर करेगा और पार्टिसिपेट करेगा वहां पे रेस्पॉन्स क्रिएट करवाने में, ठीक है। पाथवे में ये एंट्री ले लेगा। अब बात आती है कि ये C3 कन्वर्टेज, ये तो पता चल गया ये एंजाइम है, लेकिन ये बना कैसे? तो देखिए C3 जो है दो टाइप से बन सकते हैं। पहला कंपोजिशन कौन सा होगा? पहला कंपोजिशन होगा C4B एंड C2A। दिस विल बी द कंपोजिशन, ठीक है। ये दोनों कंपोजिशन किस में देखे जाएंगे? ये दोनों कंपोजिशन मेनली देखने को मिलेंगे किस टाइप के पाथवे में? सबसे पहला पाथवे होगा क्लासिकल, ठीक है। क्लासिकल जो पाथवे रन होगा फॉर कॉम्प्लीमेंट सिस्टम, उसमें ये कॉम्प्लेक्स बनता है, जिसे हम बोलते हैं C4B एंड C2A। इतना ही नहीं, जो दूसरा पाथवे जिसे हम कहते हैं लेक्टिन पाथवे, जो लेक्टिन पाथवे होगा इसमें भी इसी टाइप का कॉम्प्लेक्स बनेगा, जिसे हम बोलेंगे C4B एंड C2A। लेकिन इसका C4B C2A बनता जरूर है, लेकिन इस कॉम्प्लेक्स को हम C3 कन्वर्टेज कहते हैं। इतना ही नहीं, इसका एक और फॉर्म बनता है, सेकेंड फॉर्म, जिसको कि हम कहते हैं C3B कैपिटल B स्मॉल b। लेकिन ये किस पाथवे में बनता है? ये बनता है अल्टरनेटिव पाथवे में, ठीक है। जो थर्ड टाइप का पाथवे होता है जिसे हम बोलते हैं अल्टरनेटिव पाथवे। अब ये बनता कैसे है ये हम ऑब्वियसली पाथवे के टाइम पे देखेंगे, लेकिन याद रखिएगा जब भी आपको कहा जाता है C4B एंड C2A का फॉर्मेशन हुआ है, तो आपको समझ जाना है C3 कन्वर्टेज एंजाइम की बात की जा रही है। ओके, ये हो गया कंसेप्ट। अब बात अगर करें थोड़ा सा, अगर फ्लैशबैक में जाएं कि ये C4B, अगर हम यहाँ पे लिखना चाहें कि हमने C3 कन्वर्टेज के जो C3 कन्वर्टेज एंजाइम है उसके लिए कौन सा कॉम्प्लेक्स बताया? पहला कॉम्प्लेक्स बताया हमने C4B एंड C2A, ठीक है। ये बना कैसे होगा? ऑब्वियसली ये दोनों पाथवे में रन हो रहा है, क्लासिकल पाथवे एज वेल एज लेक्टिन पाथवे।
तो बात आती है ये बना कैसे होगा। तो देखिए सीधी सी बात है, इस पाथवे में, जिस भी पाथवे में, जिन दोनों पाथवे में ये मेनली एक्टिवेट होता है, दिस इज अ टाइप ऑफ द कॉम्प्लेक्स। और ये कॉम्प्लेक्स किसकी तरह काम कर रहा है, एंजाइम की तरह काम कर रहा है। कैसे एंजाइम की तरह, ये क्या करेगा, ये आगे चल के C3 को एक्टिवेट करेगा। कैसे एक्टिवेट करेगा, C3 का क्लीवेज कर देगा किसमें, C3A में एंड C3B में। लेकिन ये बने कैसे, तो देखिए हो ही सकता है इस पाथवे में क्या हुआ हो, इस पाथवे में सबसे पहले C4 आया हो। अब आपको पता है C4 है तो क्या हो गया, C4 के पास क्या होगा, C4 के पास इसका A कंपोनेंट होगा एज वेल एज इसका B कंपोनेंट होगा, ऐसे हम मान लेते हैं, ठीक है। इसके बाद ये एक्टिवेट हुआ होगा तो इसका कौन सा पोर्शन पार्टिसिपेट करेगा, मेनली C4B पार्टिसिपेट करेगा। इसके बाद इसने क्या किया होगा, इसने एक्टिवेट किया होगा C2 को, राइट। C2 ने क्या किया होगा, C2 का तो उल्टा जो मतलब क्लीवेज पैटर्न होता है वो देखा जाता है, यानी इसका जो A फ्रेगमेंट होता है C2A, ये पाथवे में पार्टिसिपेट करता है और C2B यहाँ से रिलीज हो जाता है, उसका यहाँ पर काम नहीं होता है। तो अब क्या क्या बन गया, हमारे पास जो दो चीज बनी है वो ये है, इस पाथवे के बाद जो दो चीज बनी है वो है C4B बन चुका है एंड C2A बन चुका है। तो नेक्स्ट पाथवे में क्या होता है, नेक्स्ट पाथवे में इन दोनों का टारगेट होता है कि हम मिलके जो है C3 का एक्टिवेशन करते हैं। लेकिन उसके लिए सबसे पहले ये क्या करते हैं, ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म में रिगार्ड होते हैं इस तरीके से C4B एंड C2A, और ये एक साथ मिलकर C3 कन्वर्टेज कहलाते हैं, ठीक है, C3 कन्वर्टेज कहलाते हैं। और इनका काम होता है C3 पे अटैक करके C3 को C3A एंड C3B में क्लीव कर देना, जिसमें से जो B पोर्शन होता है वो मेनली काम कर रहा होता है। ये कुछ इस तरीके से काम करते हैं। अब अगर हम नेक्स्ट C3 एंजाइम की बात करें कि वो कैसे बना, जो सेकेंड हमने एंजाइम की बात की थी जो मेनली अल्टरनेटिव पाथवे में काम करता है, उसमें क्या है, उसमें है C3B कैपिटल B स्मॉल b, ठीक है। तो इसका थोड़ा सा केस अलग चलता है, जब मैं अल्टरनेटिव पाथवे आपको समझाऊंगी तब आपको समझ में आएगा कि ये C3 पहले से ही बना है और ये और C3 को कैसे एक्टिवेट कर रहा है, और बिना C3 कन्वर्टेज बने ये C3B बना कैसे। तो इसका एक अलग से मेथड चलता है जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी के लिए जस्ट समझने के लिए आप मान लीजिए कि उस एरिया में जहां ये अल्टरनेटिव पाथवे चला उस एरिया में ऑलरेडी C3B प्रेजेंट था। जस्ट फॉर अ कंसिडरेशन, आपको रीजन पता चलेगा जब मैं अल्टरनेटिव पाथवे पढ़ाऊंगी कि ये पहले से ही कैसे प्रेजेंट था। तो मान लीजिए C3B यहाँ प्रेजेंट था, C3B क्या करता है, C3B एक और प्रोटीएज को एक्टिवेट करता है जिसे हम बोलते हैं क्या, फैक्टर B, ठीक है। हो सकता है इसने एक्टिवेट किया हो फैक्टर B को। अब फैक्टर B जब एक्टिवेट होता है तो फैक्टर B भी बिल्कुल वैसे ही क्लीव होता है जैसे कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स क्लीव हो रहे हैं। कैसे, ये अपना एक स्मॉल फ्रेगमेंट बनाता है जिसे हम बोलते हैं कैपिटल BA और एक बनाता है कैपिटल B। ये जो कैपिटल B होता है यानी कैपिटल B स्मॉल b, ये जाकर पाथवे में पार्टिसिपेट करता है। और एज अ रिजल्ट अभी इसके बाद हमें कौन कौन से कॉम्प्लेक्स मिल गए, अगर इन जनरल देखा जाए तो हमारे पास आ चुका है C3B कैपिटल B स्मॉल b, और अब ये क्या कहलाता है, अब ये कहलाता है C3 कन्वर्टेज। और ये क्या करेगा, ये जो है आगे चल के और C3 को एक्टिवेट करवाएगा और उसका क्लीवेज कुछ इस तरीके से करेगा C3A में एंड C3B में। उसके बाद ये B आगे चल के फिर से पाथवे में पार्टिसिपेट करेगा। तो ये दो तरीके हो गए, दोनों तरीके आपको पता है अलग अलग तरीके से काम करेंगे। जैसे कि ये वाले जो दो एंजाइम थे ये कहाँ कहाँ काम कर रहे थे, ये काम कर रहे थे क्लासिकल पाथवे में, साथ ही साथ लेक्टिन पाथवे, क्योंकि तीन ही पाथवे हैं जो कि कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन के थ्रू रन होते हैं। क्लासिकल पाथवे और लेक्टिन पाथवे में ये इन्वॉल्व थे, और ये इस टाइप का जो C3 कन्वर्टेज बना है वो किस पाथवे में एक्टिवेट होता है, दैट इज अल्टरनेटिव पाथवे। तो देखिए मैंने आपको डिटेल में डिस्कस किया है, इतना डिटेल मैं आपको आने वाले लेक्चर में डिस्कस नहीं करूंगी, वहां पे मैं डायरेक्टली ये बात कह दूंगी कि यस C3 कन्वर्टेज का फॉर्मेशन हो गया। इसलिए मैं इसके लिए एक सेपरेट लेक्चर बना रही हूँ ताकि आपका कंसेप्ट बेटर ढंग से क्लियर हो जाए कि ये कैसे बनते हैं। आपको हो सकता है यहाँ पे एक दो आपको कनेक्टिंग पॉइंट जो है मिसिंग लगे, क्योंकि वो पॉइंट हम आने वाला जो लेक्चर है उसी में प्रॉपर ढंग से समझ पाएंगे। यहाँ पे समझाऊंगी तो समझ में नहीं आएगा, वहां पे जब हम पाथवे के फॉर्म में देखेंगे तो बेटर ढंग से समझ में आएगा, ठीक है। तो ये थी कहानी C3 कन्वर्टेज की कि C3 कन्वर्टेज क्या है, कैसे बना
और क्यों ऐसा नाम दिया गया है और ये करता क्या है। मैं उम्मीद करती हूँ ये पांचों सवाल जो हैं आपके जो दिमाग में थे वो अब क्लियर हो गए होंगे। अब हम बात करते हैं C5 कन्वर्टेज क्या होता है। जैसे कि हमने यहाँ पे नाम लिख रखा है C5 कन्वर्टेज, नाम से पता चल रहा है ये भी क्या है, ये भी एक टाइप का एंजाइम ही है। अब आपको जब C3 कन्वर्टेज समझ में आ गया है तो C5 कन्वर्टेज भी आपको थोड़ा बहुत समझ में आ रहा होगा कि ये क्या करेगा। ये क्या करेगा, ये जो है मेनली C5 को क्लीव करेगा, ठीक है। C5 को क्लीव करने के बाद क्या होगा, C5 को क्लीव करेगा तो ये बनेगा C5A एज वेल एज ये बनेगा C5B, राइट। जिसमें से B जो है C5B पोर्शन ये पाथवे में पार्टिसिपेट करेगा। लेकिन ये बनता कैसे है, तो C5 जो कन्वर्टेज है हमेशा याद रखिएगा C3 बनने के बाद बनता है। क्यों, ऐसा क्यों होता है, अभी मैं आपको कनेक्टिविटी दिखाती हूँ। हमने क्या कहा था, हमने कहा था C3 कन्वर्टेज किससे मिलकर बना है। कन्वर्टेज की बात करें तो ये दो टाइप का हो सकता है, राइट। पहला टाइप कौन सा है, पहला टाइप हमने कहा था कि C4B एंड C2A इससे मिलकर बन सकता है। और दूसरा कौन सा है, दूसरा हमने देखा था C3B कैपिटल B स्मॉल b, ठीक है। तो आपको पता है कि C3 कन्वर्टेज क्या करता है, C3 कन्वर्टेज यहाँ पर C3 पर काम करता है और C3 पे काम करने के बाद इसको कैसे ब्रेक कर देता है, ये इसको C3A और C3B में कन्वर्ट कर देता है, राइट। ये जो यहाँ B फ्रेगमेंट है ना, ये B फ्रेगमेंट इस जगह पे जाकर ऐड हो जाता है, ये दोनों जगह पर जाकर। यानी अगर मैं यहाँ पे किसी और कलर से लिखना चाहूँ तो ये कुछ ऐसे नजर आएगा आपको कि अब इसमें जो है क्या होगा, इसमें प्लस होगा C3B, इसमें भी प्लस हो जाएगा C3B, और अब ये क्या बन जाएगा, अब ये कुछ ऐसा बन जाएगा C4B C2A C3B, ठीक है। और ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा C3B कैपिटल B स्मॉल b C3B, और अब ये दोनों क्या कहलाएंगे, अब ये दोनों कहलाएंगे C5 कन्वर्टेज, ठीक है। नाउ दिस विल बी टर्म्ड एज C5 कन्वर्टेज। और इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है C5 को क्लीव करना। किस किस में क्लीव करना, इसको बनाएगा ये C5B एंड C5A। यानी C3 कन्वर्टेज बनने के बाद C5 कन्वर्टेज बनता है, जिसका काम होता है C5 को कन्वर्ट कर देना उसके एक्टिव फॉर्म में, दैट इज इन C5B फॉर्म में। उम्मीद करती हूँ ये बात आप लोग को समझ में आ गई होगी। तो C5 में आप ये कह सकते हो, अगर इसको और तरीके से लिखना हो, मतलब एक और शॉर्टकट में अगर लिखने की कोशिश करें तो ये कुछ ऐसा लिख सकते हैं, राइट। C5B को और कैसे लिख सकते हैं, C5B को हम लिख सकते हैं C3 कन्वर्टेज प्लस C3B, ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा C5 कन्वर्टेज। आई होप आप लोग का जो भी डाउट है, आपको कभी अगर ये चीज समझ में नहीं भी आई होगी तो आई थिंक अब आपको जो है बेटर ढंग से समझ में आ गई होगी कि C5 कन्वर्टेज कैसे बनता है। चाहे आप कोई भी फॉर्म ले लीजिए, इट मे बी C4B C2A या C3B कैपिटल B स्मॉल b, ठीक है। बात करते हैं मैक के फॉर्मेशन के बारे में, ये आज का थर्ड टॉपिक है। इससे पहले हमने C3 कन्वर्टेज देखा, C5 कन्वर्टेज देखा, अब हम बात करेंगे मैक का फॉर्मेशन कैसे होता है। आपको याद होगा अभी जस्ट C5 कन्वर्टेज का जो एंड प्रोडक्ट था वो क्या था, वो था C5A एंड C5B, ये दो था, राइट। जिसमें से मैंने आपको ये कहा था कि C5B पाथवे में पार्टिसिपेट करेगा, तो ये पॉइंट यहाँ से कनेक्ट होना बहुत जरूरी है। C5B पाथवे में जाकर करता क्या है, C5B एक्चुअल में आगे चलकर ये कुछ और कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स को भी रिक्रूट करता है, जैसे कि C5B जो है रिक्रूट करता है नेक्स्ट किस प्रोटीन को, C6 को। लेकिन अब ध्यान देने वाली बात यह है कि जब C5B काम कर रहा होता है पाथवे में, तो C6 से लेकर C9 तक ये जो कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन आते हैं दे आर नॉट क्लीव्ड, इनका क्लीवेज नहीं होता है। ऐसा क्यों, क्योंकि
इनिशियली जितने भी कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स काम कर रहे थे, जब वो मेनली उस पाथवे में पार्टिसिपेट कर रहे थे, तो उनके पास एक ऐसा ओवरऑल कन्फर्मेशनल स्टेट था जो कि उनके क्लीवेज को इजी बना दे रहा था, या फिर आप कह सकते हो क्लीवेज को एक कॉम्पिटेंट बेसिस पे बना दे रहा था। लेकिन C5b जब C6 को रिक्रूट करता है और फर्दर भी C6 के बाद C7 C8 इनको जब रिक्रूट करता है, तो इन सारे कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन में कुछ कन्फर्मेशनल चेंजेस हो जाते हैं। वो चेंजेस जो है इनका क्लीवेज को सपोर्ट नहीं करते हैं, लेकिन वो चेंजेस इन प्रोटीन्स में जो कि है C6 से लेके C9, इन प्रोटीन्स में कुछ ऐसे चेंजेस कर देते हैं ताकि इनके अंदर एक ऐसी काबिलियत आ जाती है जिससे कि ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है बैक्टीरिया का, उसमें एम्बेड हो सकते हैं, यानी उसके अंदर जाकर जो है खुद को स्पैन कर सकते हैं, मतलब एम्बेड हो सकते हैं। ठीक है, एम्बेडमेंट का मतलब होता है इसके अंदर इस तरीके से धंस जाना, तो ये एम्बेड हो जाते हैं। ये प्रॉपर्टी इनके पास कन्फर्मेशनल चेंजेस के कारण आती है, जो कि बाकी कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स में नहीं आती है जब वो इनिशियली काम कर रहे होते हैं। ये जो कन्फर्मेशनल चेंज होता है, ये इनको क्या करता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में एम्बेड कर देता है। और ये क्यों होता है? ड्यू टू कन्फर्मेशनल चेंजेस, इसके चेंजेस के कारण होता है। अब यहां से देखने को ये मिलता है कि जब C5b यहाँ पे बन चुका है, तो C5b क्या करता है, C5b सबसे पहले रिक्रूट करता है यहाँ पे C6 को। C6 के रिक्रूटमेंट के बाद क्या होता है, ये बन जाते हैं C5b एंड C6। अगर आप ध्यान दें तो देखिए ये वाला पिक्चर आप देख सकते हैं, ये वाला पिक्चर, ये रहा C5b, इसने किसको रिक्रूट किया, C6 को। अब ये जो दो कॉम्प्लेक्स बना, ये कुछ ऐसा कॉम्प्लेक्स बना है, ठीक है। ये फिर किसको रिक्रूट करता है, ये रिक्रूट करता है C7 को। C7 के रिक्रूटमेंट के बाद आप देख सकते हैं कैसा हो गया ये देख रहे हैं इसका अंदर में ये इतने सारे पोर्शन ये एम्बेड होके रखे हैं, राइट। अब ये बन जाता है क्या, C5b, C6 एंड C7, राइट। अब देखिए C7, इसके बाद क्या किया जाता है, इसके बाद C8 को बुलाया जाता है, जैसे कि ये यहाँ पर प्रेजेंट है, तो अब कौन आ जाएगा, अब आ जाएगा C8, ठीक है। अब ये क्या हो गए, ये अब हो गए C5b, C6, C7, C8। अब ये जो कॉम्प्लेक्स होता है, इसकी पास कैपेबिलिटी क्या होती है कि ये किसको बुला सकता है, ये अब रिक्रूट कर सकता है C9 को। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि C9 सिर्फ एक नहीं आता है, यहाँ पर पॉली C9 आते हैं। पॉली C9 का मतलब होता है बहुत सारे C9। बहुत सारे बोलने का मतलब हो गया लगभग 10 to 14 C9 देखे जाते हैं। और वो अरेंज कैसे होते हैं, देखिए एक का बाइंडिंग क्या करता है, दूसरे को भी बाइंड करवाता है कुछ इस तरीके से। तो C8 तक यहाँ है, फिर C9 C9 C9, यहाँ भी C9 C9 C9, ऐसे करके आप देख रहे हैं किस तरीके से एक चैनल बना रहा है, राइट। और ये जो मेम्ब्रेन है, ये जिस मेम्ब्रेन पे ये बन रहा है, ये किसका मेम्ब्रेन है, ये है पैथोजन का मेम्ब्रेन। तो पैथोजन के मेम्ब्रेन पर क्या बन गया, आपको एक ऐसा चैनल जैसा एक स्ट्रक्चर दिख रहा है, एक ऐसा चैनल जैसा स्ट्रक्चर, या फिर आप कह सकते हो एक पोर जैसा स्ट्रक्चर। पोर का मतलब क्या होता है, किसी चीज में होल हो जाना। तो यहाँ जो पोर होता है वो क्या करता है, एज बिकॉज आपको पता है कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, उसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन का इंटीग्रिटी मेंटेन रहना उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन अपनी पहचान बनाए रखना चाहता है तो उसको मतलब कि उसके अंदर कोई पोर्स नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो सेलेक्टिव बेसिस पे काम कर रहा होता है, किसको अंदर जाने देना है, किसको बॉडी के बाहर रखना है। लेकिन जब पैथोजन की बॉडी में पोर क्रिएट हो जाता है तब क्या होता है, और ये पोर क्यों क्रिएट हुआ है, क्योंकि ये जो पूरा कॉम्प्लेक्स फॉर्म हुआ है, ये जो लास्ट में पूरा कॉम्प्लेक्स फॉर्म हुआ है, इसे हम बोलते हैं मेम्ब्रेन अटैकिंग कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होना, जिसे शॉर्टकट में मैक कहा जाता है। इसको आप यहाँ भी देखना चाहें तो यू कैन सी हियर, ये रहा C5, फिर इसने C6 को बुलाया, C7 आया, C8 आया, फिर देखिए इतने सारे C9 आ गए, ठीक है। अब होता ये है, जब मैक बनता है तो क्या करता है, ये पैथोजन का जो बॉडी होता है, यानी बैक्टीरियल बॉडी है, उसका क्या करवा देता है, लाइसिस। लाइसिस यानी एक ढंग से ब्रेक डाउन। और अगर किसी पैथोजन का ब्रेक डाउन या लाइसिस हो गया तो सीधी सी बात है वो पैथोजन बॉडी में से एलिमिनेट हो गया है, राइट। तो हम इसको लिख देते हैं पैथोजन लाइसिस। इस तरीके से बॉडी से एलिमिनेशन करता है मेनली कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन। और मैक आपको पता है तीनों ही पाथवे में, चाहे वो क्लासिकल पाथवे हो, लेक्टिन पाथवे हो या अल्टरनेटिव पाथवे, तीनों ही पाथवे में मैक का फॉर्मेशन कॉमन है, विच इज नोन एज द मेम्ब्रेन अटैकिंग कॉम्प्लेक्स। तो मैं उम्मीद करती हूँ ये बात आपको क्लियर हो गई होगी कि मैक कैसे बनता है।
क्यों बनता है, क्यों C6 से C9 तक ब्रेक नहीं होते हैं, क्योंकि उनका कन्फर्मेशनल चेंज ऐसे होता है कि उनके पास जो हाइड्रोफोबिक एरिया है वो एक्सपोज होकर वो मेम्ब्रेन में एम्बेड हो जाता है। इसे हम कहते हैं एम्बेड हो जाना, धंस जाना, ठीक है, मेम्ब्रेन में, और जिसकी वजह से फाइनली एक मैक का फॉर्मेशन हो जाता है जिसमें पॉली C9 काम कर रहा होता है। इसको जरा सा करेक्ट कर लीजिए, जो पॉली C9 है वो लगभग 10 से लेकर 19 तक पाए जाते हैं, नॉट 14। 10 से लेकर 19 तक देखे जा सकते हैं, मतलब 10 से लेकर 19 C9 देखे जा सकते हैं एज अ पॉली C9, ठीक है। सो आई एम एक्सपेक्टिंग कि ये कंसेप्ट जो है अब आपका क्लियर हो गया होगा, मैक का फॉर्मेशन कैसे होता है, C3 C5 एवरीथिंग। नेक्स्ट वीडियो जो होगा मेरा वो होगा रिगार्डिंग दी क्लासिकल पाथवे, जिसमें कि हम सभी चीज़ों को कनेक्ट कर देंगे। मैं उम्मीद करती हूँ ये आपको मेरा डिटेल एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा कि इनका फॉर्मेशन कैसे होता है, क्योंकि बेसिक्स अगर क्लियर होता है तभी हमें एडवांस समझने में काफ़ी ज़्यादा आसानी होती है, ठीक है। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आया हो तो इसे प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, बिकॉज आपका लाइक जो है हमें समहाउ इस चीज़ के लिए इंस्पायर करता है कि हम आपके लिए और ज़्यादा मेहनत कर सकते हैं। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टीचिंग पाठशाला एज वेल एज लेक्चर। पसंद आ रहा हो तो आप इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं जो आप ही के साथ आप ही के जैसे एग्जामिनेशंस के प्रिपरेशन में लगे हुए हैं। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, स्टे सेफ एंड कीप लर्निंग।